तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया हूँ, एक और मेहमान को लेकर, एक और गेस्ट को लेकर, एक और हस्ती को लेकर, एक और आयाम को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हर हफ्ते मैं किसी न किसी को लेकर आता हूँ और आप हमेशा कहते हैं सर आप कहाँ से पकड़ के ले आते हैं इन लोगों को, और हमारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कोई मतलब मैंने पिछली बार कहा था कि आप इनको बुलाइए और आपने उनको बुला लिया। ये शायद हमारी एक टेलीपैथी होगी, बट मैं आपको बता दूं आज मैंने जिस गेस्ट को बुलाया, आप तो देख लेते उनका नाम पहले से, पहले तो हम छुपा के रखते थे। ये वो कैरेक्टर हैं, ये वो हस्ती है जिनको मैं 30-40 सालों से देख रहा हूँ। सौम्य चेहरा, सौम्य व्यवहार, स्माइल ऑलवेज फेस के ऊपर, बातों करने की स्टाइल में एक पॉजिटिविटी दिखती थी मुझे। हमने बहुत कम फिल्में की है, लेकिन की है एक फिल्म, 2 फिल्म की है, बट हम एक स्कूल के फंक्शन में हमेशा साथ में होते थे। तो वो एक कैरेक्टर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अली ख़ान की, जिसने आप लोगों को खुदा गवाह में भी आपको बहुत एंटरटेन किया है, बहुत अच्छा रोल किया था। और भी इनके बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। मैं इनके करियर के बारे में नहीं जानता इतना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने एपिसोड में, मैं उसको जानता ज़रूर हूँ पर पहचानता नहीं हूँ। तो हम अपने इंटरव्यू में उनके उन पन्नों को खोलते हैं जो वो लोग भी शायद नहीं खोलते होंगे, जो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। हम पहचानेंगे उनको, आप भी पहचानेंगे। जी तो चलिए, कहीं अगर आप कहें तो मैं अभी बुला देता हूँ आपके सामने। चलिए मिलते हैं अली ख़ान जी से। कैसी है? ओहो, क्या बात है, कमाल है। महाभारत विश्व पितामह। Oh my God, क्या बात है। 1988, 1992 यश मैंने भी किया था इस ग्रेट महासीरियल में, महाभारत। कौन सा रोल किया था? शक्तिमान। कमाल। कमाल की बात है। क्या बात है मुकेश जी। हेलो अली भाई आइए। बड़े ज़माने के बाद, कितने बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद। देखो संयोग भी ऐसा बना कि मिलने का बना, डेस्टिनी हुई, कल ही बात हुई आप गए। बहुत अच्छा लगा मुझे अली भाई। जी, बहुत शुक्रिया। आप से बहुत बातें करनी है जी, और मैं भी जानूंगा आपको पूरी तरह से, कि अभी तक मैं आपको सिर्फ जानता हूँ, पहचानना चाहूँगा। आगे बैठ के बात करते हैं। कई बातें हैं इंडस्ट्री के, आप भी हैं, मैं भी हूँ, थैंक यू मुकेश जी। और ये भी एक ऐसा मौका है जब मैं बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ आपसे। जी जी। हालांकि एक स्कूल फंक्शन में हम हमेशा टकरा जाते थे, दुबे जी का कंसिस्टेंटली एवरी 5-6 ईयर्स आप भी आए, मैं भी आया, और एक फिल्म भी शायद की हमने जी। तो। और मेरे दोनों बच्चों ने आपके सीरियल शक्तिमान में भी काम शक्तिमान में काम किया इनके बच्चों ने मेरे। तो भाई हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, पर फिर भी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद में मैं आपको पहचान जाऊँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और पब्लिक भी आपके कई चीज़ें सुनना चाहेगी। तो चलिए, मैंने आपके CBI की तरह बनकर मैंने आपके क्वेश्चनेयर बनाए हैं, पूछूंगा आपसे। जी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंटरव्यू तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन आज जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, विश्व पितामह महाभारत, जो भूल नहीं सकते हैं, जिस कैरेक्टर को हम लोगों ने देख के प्राउड फील करते थे। हालांकि महाभारत में मैंने भी एक रोल किया था, यक्ष का प्रश्न का। ये यक्ष जो युधिष्ठिर पानी पीने के लिए पांडव जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जो सवाल ये थे जो उनको बेहोश कर डालते थे। यक्ष आप बने थे? यक्ष बने थे। मेरी पढ़ाई लिखाई एक्चुअली मैं बिहार के गया ज़िले के एक बहुत छोटे से गांव से, मैगरा चौन्हा,
मैगरा का जिक्र इसलिए है कि वहाँ के जानकी वल्लभ शास्त्री जी थे, जानकी वल्लभ शास्त्री। जो वो बच्चन साहब के डैडी के दोस्त थे। अच्छा, बच्चन साहब के दोस्त थे हाँ। वो। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़े राइटर थे, शिव कुमार सरोज जी, जिन्होंने कॉलेज गर्ल के लिए गाना लिखा था, प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो। ओहो। तो मैं उस गांव से हूँ। उस ज़माने में, स्कूल के ज़माने में 5 किलोमीटर पैदल चल के आता था स्कूल। गांव से स्कूल। गांव से स्कूल। मेरे गांव में लाइट नहीं थी। मेरे वालिद साहब किसान थे, खेती वगैरह करते थे। पढ़ने लिखने वालों का उस ज़माने में क्या था, ज़मींदारी फैमिली थी, पढ़ता लिखता कोई था नहीं। पढ़ाई किसानों की इतनी हमारी ज़मीन है कि सब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करते थे। ऐसा होता था। तो हम लोग आहर पोखरे में नहाते थे। अच्छा। स्कूल 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, बस्ता सर कंधे पे रख के। तो हमारी जिंदगी में ऐसा था कि कितने भाई? हम 7 भाई बहन। 7 भाई? जी। बहनें? नहीं, 4 बहनें 4 बहनें और 3 भाई। 3 भाई, ओके। जिसमें 2 गुजर गए। अभी जो है भाई में मैं हूँ और 3 जो है 3 बहनें और बहनें हैं। तो ये सिलसिला, फिर मैं कॉलेज में आया, गया में मैंने बीएससी किया। गया में बीएससी किया? बीएससी किया। मैंने भी बीएससी किया। मैंने भी बीएससी किया। मैंने लॉ की पढ़ाई छोड़ दी। उसकी वजह ये थी कि हमारे बड़े बहनोई रामानी खान साहब मरहूम, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो अपने वालिद साहब को लेने बम्बई आ रहे थे। हज से मक्का मदीना से लौट रहे थे वो। ओके। तो ये हुआ कि भाई मेरा भी शौक था कि मैं बम्बई घूमूं। हमेशा मायापुरी पढ़ता था। मायापुरी। रेडियो सेवन पे जो सारी आवाज़ें जो अमीन सयानी साहब की, वो सुनता था। जब मैं बम्बई आया तो मेरा एक ही ख्वाब था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी को मिलने का, लेकिन कुछ लोगों को मिलना चाहता था। फिल्मी के थ्रू, इसी रेडियो और इसी ने बस इसके थ्रू। तो मेरे कज़न थे निशात अली खान, जो संजय खान साहब के असिस्टेंट थे। चांदी सोना और अब्दुल्ला ये फिल्में बन रही थी उस ज़माने में। तो मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं स्टूडियो जाना चाहता हूँ, और वो भी आरके स्टूडियो, क्योंकि उस ज़माने में आरके स्टूडियो का नाम बहुत था। राज कपूर साहब, बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ बनती थी। उस स्टूडियो के बारे में पूरे दिलो दिमाग पे ये बात थी। और कितने उम्र थी उस वक्त तुम्हारी? मेरे ख्याल से मुश्किल से मैं 22-23 साल 22 साल का कॉलेज में आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको आरके स्टूडियो में पहुंचा दूंगा, अंदर क्या मिलवाऊंगा नहीं, वो आपके टैलेंट अंदर तुम अपने आप को संभालो, अपने आप को संभाल। तो मैं जब गया सेट पे और मैं किसी तरीके से वहाँ देखा कि शूटिंग चली। मैंने साहब दरमान से पूछा कि किसकी शूटिंग है? बोले अमिताभ बच्चन शॉट। अच्छा। कसमें वादे, रणधीर कपूर जी, हाँ राखी जी। तो मैंने कहा मुझे किसी तरह से स्टूडियो जाना, मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ, बहुत मुश्किल से इंटरव्यू, और मैं दरबार को बोला। हाँ दरबार को बोला। उन्होंने दरबार ने मुझे अंदर छोड़ दिया और मैं अभी जगह शॉट देख रहा था। मैंने कहा हम लोग स्टेज पे 4-4 पेज डायलॉग बोलते हैं। आप करते थे स्टेज? जी हाँ, स्कूल में, स्कूल में भी और कॉलेज में, उस जमाने में, उस जमाने में। जी हाँ, गया में भी, गया में भी और गाँव में भी। ओके। तो मैंने कहा ये कीड़ा था आपके अंदर एक्टिंग का। तो कीड़ा था। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है। इन्होंने 2 लाइन बोला, रीटेक नहीं कट इट, 2 डायलॉग पे कट, कैमरा इधर लाओ, ये लो। आपको समझ नहीं आई? तो मैंने कहा नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अमित जी निकले तो मैंने उनसे मुलाकात किया और उनसे ऑटोग्राफ लिया। आज भी मेरे पास है। अच्छा। उसके बाद सामने के सेट पे थे रंजीत जी, जमाने के टॉप के विलेन थे। 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट करने वाले। तो उनसे भी मिले, उनसे भी ऑटोग्राफ लिया। लेकिन दिल में और दिलो दिमाग में ये बात रही कि काश मौका मिला तो इन दोनों के साथ काम करूं। ओके। पर ये आपने मतलब बगावत करके आप आए बम्बई, या मतलब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके करियर को लेकर परिवार की क्या इच्छा थी और पसंद क्या था, चाहते थे? जी हमारे फैमिली में चूंकि हम लोग जमींदारी देहात का मामला था, तो वहाँ से आप गांव से गया तक सोच सकते थे, या बहुत ज़्यादा तो दिल्ली या कलकत्ता। बम्बई नहीं। बम्बई तो बहुत नाचने वालों की, दादियों की उसमें क्या नाम होता था, भांड बनना है क्या? उस जमाने में जो बच्चे बोलते भांड बनना क्या, और उस जमाने में तूती बोलती थी, जमींदारी फैमिली से थे। लेकिन दिलो दिमाग में बात छाई हुई थी, तो किसी ने विरोध नहीं किया, या आप चुपचाप आए? चुपचाप। मैं अपने मेरे मंझले भाई शाहनवाज खान साहब, उनसे मैंने 5,000 रुपया लिया। और अच्छा। मैंने कहा देखिए मैं बम्बई जा रहा हूँ, और माँ ने मुझे कुछ तकरीबन 2,000 रुपया दिया। 7,000। और मेरी बड़ी बहन ने कुछ पैसे दिए। मतलब पूरा जमा करके जमा करके। और 5 सितंबर 1980 को
1980 में मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। कुछ पता नहीं था क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, लेकिन एक मिल गया, जरिया बनता गया। एक अच्छी होटल जुहू में 5 स्टार होटल है, सन एंड सन, Sun and Sun, yes. वहाँ कुछ 15 से 20 दिन रुके। पैसे ख़त्म हो गए, वो भाई साहब चले गए, तो फिर सीधे खारिज की झोपड़पट्टी में 1.5 महीना रहे। झोपड़पट्टी में खार में खारिज की झोपड़पट्टी में। उसके बाद में रोज़ चूहे आके मेरा खून पीते थे। चूहे? इतना थक जाता था कि मुझे यकीन जानिए कि कुछ पता भी नहीं चलता था कि चूहे मेरे पैर से खेल रहे हैं या खून पी रहे हैं। थक गया। बहुत मुश्किल दौर था वो। और ये था कि रेलवे क्वार्टर में रहते थे। उस ज़माने में ये था कि 200 रुपया पर हेड, एक कमरे में 4 लोग होते थे। 4 लोग। और आपको जब रेड पड़ती थी तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पे जाके बैठना है। और मैं चूँकि शुरू से अलाउड नहीं था वहाँ पर रहना। अलाउड नहीं था, अगर वो रेड पड़ती थी तो आपको जगह से हट जाना। तो वहाँ भी ये था कि गेटी गैलेक्सी के जो मनोज देसाई जी थे, उनसे दोस्ती हो गई थी। तो जब रेड पड़ती थी मैं 3-4 घंटे उनके यहाँ निकाल लेता। वो निकाल लेते कंपाउंड में जाके। और फिर दूसरी ये कि मुकेश जी, मैं शुरू से बचपन से 5 वक्ती नमाजी हूँ। किसमें? मैं 5 वक्ती नमाजी हूँ। नमाजी 5? हाँ, मैंने देखा आपको। पूरे रोज़े रखता हूँ। मैंने ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया, बियर, शराब, बहुत सबसे दूर हूँ। शराब नहीं पी कभी? कुछ नहीं, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। और एक माहौल रहा फैमिली का भी कि रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, जितनी मदद हो सकती है वो मदद करना। और मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत से बढ़ के कोई भी मज़हब नहीं है। और हेल्पिंग नेचर शुरू से रहा। मुझे लगता है कि उसका नतीजा है कि आप जैसे दोस्त बनते गए। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि यही मुझे लगता है कि आपसे जान पहचान हुई, फिर दोस्ती हो गई। ये संघर्षों के बाद मिली आपको, ये जो कालका मिली आपको? संघर्ष के बाद थोड़ी संघर्ष हुई। हाँ, 3-4 साल कोई पहचानता नहीं, कोई पहचानता नहीं था। हाँ, मैं बम्बई आया और शत्रु जी उस टाइम कुछ शॉट ले रहे थे कालका का महबूब स्टूडियो में। कुछ गेटअप में लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह चल रहे थे। और मैं उनसे आया और मिला। मैंने कहा, शत्रु जी, आपके मामा ने ख़त दिया और मुझे कैसे भी करके कालका में काम करना, चूँकि ये शूटिंग धनबाद में हो रही है और धनबाद मेरा जो है ननिहाल है। तो उन्होंने खैर लोकेश जी थे डायरेक्टर, उनको बुलाया और कहा कि अली के लिए कोई देखो, कुछ रोल निकालो। तो एक कैरेक्टर मिला था मुझे, गोपी। तो मेरा और सुधीर पांडे जी का एक शॉट था। मैं सब लोग खदान में जा रहे हैं, डोली होती थी, डोली से खदान में जाते थे उतरना पड़ता उतरने के लिए। तो मैं सुधीर पांडे जी से पूछता हूँ कि ई क्या चीज़ है? तो बोलते हैं डोली। तो मैं कहता हूँ कि जौनी कहीं टूट जाए तो क्या हो? जो उतर रहे जिसके ऊपर उसकी बात कर रहे, टूट जाए तो क्या हो? तो टूट जाए तो क्या हो? तो बोला नहीं, इसी से जाना है और इसी से आना। इस तरीके का शॉट था। और बहुत नीचे जाना पड़ता था आपको? नीचे जाना पड़ता और बहुत डिफ़िकल्ट शॉट था, बहुत डिफ़िकल्ट था माइंस के अंदर शूटिंग करना। तो वो मेरी एक पहली फिल्म थी, पहली शुरुआत थी। हैप्पी विद इट कि काम अच्छा मिल गया? वो ठीक है, कुछ मिला काम? मतलब ये हुआ कि कैमरे का सामना किया, ओपनिंग हुई, कैमरे की ओपनिंग हुई। और फिर ये हुआ कि उस ज़माने में बिहारी बाबू, शत्रु जी, दैट टाइम ही वाज ऑन द टॉप, बड़े स्टार्स थे वो। और ये हुआ कि इतने सारे कलाकारों के साथ आपकी एंट्री हो जाए, वो तुम्हें खुशी बहुत मिलती है। हाँ, अब जैसे कि पता चला मुझे कि महाभारत की कास्टिंग हो रही है, तो मैं डायरेक्ट जाके रवि जी को मिला और मैंने कहा, सर मुझे किसी भी हाल में इसमें एक सीन भी करना। तो फिर मैं आप लोगों का शॉट आके फिल्म सिटी में देखता था। मुझे क्या पता था कि आज उनके साथ मैं इंटरव्यू। ये भी पूरा देश आता था हमारे वहाँ, जैसे कि मंदिर बन गया है सब, पूरा देश। अरे देखो तो अर्जुन, अरे देखो तो कृष्ण, अरे देखो भीष्म, अरे देखो तो ये। और जबकि हमारा काम नहीं होता था, लेकिन मैं सारा दिन वहाँ बैठता था, खाना खाता था। आप लोगों को याद नहीं, आप लोगों से मिलता था। और इतने गेटअप में भी आप माशाल्लाह उस ज़माने में बन गए, बैठे रहते थे। 7 फीट 9 इंच, मतलब मेरा मुकुट पहुंचता था करीबन 6 फीट to 6 फीट 7 इंचेस 9 इंचेस तक मुकुट। हम लोगों सब पहन के, बट वो आई थिंक एयर कंडीशन स्टूडियो था। तो आप वहाँ पर आते थे, अंदर आके बैठते थे, पूरे अंदर आके बैठते थे, आप सबका शॉट देखते रहते थे। क्योंकि उसके अलावा उस ज़माने में और कुछ था नहीं ना। आप कहाँ जाइएगा, धूप में थकेंगे। उससे बेहतर है कि आप सेट पे आओ। अच्छा, उस कैंप में ऐसा था कि आप दोपहर का लंच
उसके बाद शाम को नाश्ता फिर चाय, रात को घर। और ऐसा लगता था कि आप एक फैमिली मेंबर हो। रवि चोपड़ा जी और चोपड़ा खानदान जो क्या है ना, बात है। खिलाने में एक्सपर्ट। क्या बात है सर, क्या बात। जितना खाना खाओ उनका, मैं तो उनको वहीं पर ही गया हूँ, एक यही कैंप है जहाँ मैंने ऑफिस में गया हूँ। आप मेरी रेस्पेक्ट बहुत करते थे, हर जगह आप मुझे बोलते थे, अली मैं तेरे को, तू क्यों नहीं है मेरी सीरियल में, तू मैं मेरे हैरान साथ हूँ कि क्यों? शक्तिमान नहीं की इन्होंने। हाँ, आप मुझे हमेशा बोलते थे, तो मैं कहता था मुकेश जी मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को आप काम दीजिए, क्योंकि बच्चों में आपकी जो पॉपुलैरिटी थी, तो आप तो खैर शूट करते थे, आपको पता नहीं उतना अंदाजा नहीं होगा, हम लोग बाहर जाते आते थे, जो शक्तिमान की पॉपुलैरिटी थी, तो मेरे बच्चे कहते थे पापा आपके दोस्त हैं मुकेश जी। मेरा बेटा फैयाज कहता था, मेरी बेटी आशना कहती थी कि पापा मैं शक्तिमान करना चाहती हूँ। तो फिर मैं लेके आया दफ्तर में, ये आपके साथ फ़कीरा थे, फकीरा नबी के साथ, नबी के साथ, तो मैं लेके आया, फिर आपने बातचीत हुई, अरे अली के बच्चे हैं, ठीक है कल फिल्म सिटी में ले आओ। तो मैं तो अपने काम के तलाश में होता था, लेकिन वाइफ लेके जाती थी वहाँ सेट पे, और वहाँ शूटिंग होती थी, और बच्चे बड़े खुश होते हैं, प्राउड से अपने स्कूल में कहते थे कि मैं शक्तिमान में काम कर रहा हूँ मुकेश जी के साथ। देखिए ये तो अली that खान time- जी हैं। अली खान जी के बारे में बता दूं, मैं इनको सालों से जानता हूं, और इनके जैसा बहुत कम देखा मैंने मिलनसार एक्टर। इनकी बातें करने की इतनी शालीनता में बातें करते हैं, अच्छा लगता है इनके साथ बैठ के, कोई बेहूदगी नहीं, कोई हा हा हू ही नहीं। इनके इसी नेचर की वजह से ये आज जिस सब कह रहे हैं ना, ये पहुँचे हैं, क्योंकि इनका सबके साथ मैंने देखा है अच्छा रिलेशन रहता। और ये इंडस्ट्री में आगे जो आदमी वो जाता है जब प्रोड्यूसर को लगता है कि एक्टर कोऑपरेट नहीं करता। हमारे यहाँ पर जिस एक्टर को देखा उन्होंने ना, कोऑपरेटिव एक्टर, सेकंड फिल्म उनको मिलती है, और जो तंग करता है प्रोड्यूसर को, नेक्स्ट टाइम मत बुलाना है इसके, यार बहुत एटीट्यूड है इसको, ये उनमें से नहीं। ये ऐसे है कि एक तो इनकी शक्ल भी ऐसी है कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इनसे मेरी दोस्ती भी हुई। इसके बीच में एक चैप्टर आया था, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग शक्तिमान से वाकिफ़। शक्तिमान में आपने कपाला का रोल देखा होगा, सबको मालूम है। फ़कीर नबी, फ़कीरा मेरे ऑफिस में 35 साल रहा। वो फ़कीरा जिसकी अभी डेथ भी हुई, कोरोना में डेथ हो गई उनकी, वो इनका नेबर था। नेवर। आप लोग इनके साथ में रहते थे, और वो जो इन्होंने कहा ना फ़कीर नबी मेरे को यहाँ पर लेकर आया, तो ये वही फ़कीर नबी है जिसकी मैंने आपको रिसेंटली श्रद्धांजलि भी दी थी, जिनकी डेथ के ऊपर कि वो हुआ था। वो अभी अफ़गानिस्तान चले गए, वहीं इनकी डेथ हो गई। आपको कांटेक्ट किया उसने कभी? हाँ, मुझे कांटेक्ट किया, और ये हुआ ये कि एक प्रोग्राम के लिए सुनील शेट्टी जी, हम सब लोग 8-10 लोग काबुल गए। काबुल गए। तो काबुल में अचानक मुझे स्टेज के सामने से एक आवाज़ आती है, अली खान नीचे से, स्टेज से? अच्छा। नीचे से, और मैं स्टेज पे था अन्ना के साथ, सुनील शेट्टी जी के साथ। तो मैं देखा गौर से, अरे फ़कीरा। क्राउड कैसी थी, मतलब यार स्टेज टाइप थी? नहीं, चेयर पे लोग नीचे चेयर पे बैठे हुए बैठे हैं, हाँ, थे, ये नहीं। और हम लोग स्टेज पे थे, तो बाकायदा हॉल था वो? बहुत बड़ा हॉल था, ओके। और बाज़ाब्ते एक आवाज़ आती है, अली खान तू इधर है, अफगानी टोन में। फिर मिला? हाँ, फिर मैं उसको स्टेज पे बुलाया, बुला लिया कौन उसको? कौन, अच्छा। गले वाले लगाया, अन्ना से सुनील शेट्टी जी से मिलवाया, उसका इंट्रोडक्शन भी किया। ओहो। और वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो लोग कुछ मिल के एक फिल्में बनाना चाहते थे वहाँ पर ही? वहाँ पे काबुल में। तो उन्होंने कहा कि अली आपके लिए एक बहुत अच्छा रोल हम लोगों ने लिखा, क्योंकि आप फ़कीरा के दोस्त हैं। फिर हम लोग आ गए, कुछ वहाँ पे 1 हफ्ता थे, अच्छा पर है। और लौट के आ गए। तो फिर कांटेक्ट में था, ऑल ऑफ सडन, चूँकि ये कोरोना की वजह से कोरोना कई में ऐसे डेथ हुई हादसा- उसकी। हाँ, कोरोना में भी में। हैरान हो गया, मेरे जी को हाँ, भी जी हाँ। फोटो भी आए सब वहाँ के हॉस्पिटल में अकेला, उसकी वाइफ ने मुझे मैसेज भेजा, फिर उसके भाई का मैसेज। बट सैड है ना, जो आदमी बेचारा। पर यह है कि मुझे खुशी ये होती है कि अपनी माँ से जाके मिला वो। हाँ, माँ की फ़ोटो भी मेरे को इन्होंने दिखाई, बैठा हुआ है माँ के साथ में, और ये केक। एनीवे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बिकॉज मैं ये बात बोल चुका हूँ अपने व्यूअर्स को कि हमारी माँ शक्तिमान में बहुत ही अहम रोल किया था कपाला का। यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने किया, संघर्ष किया, फिल्म मिली आपको, कालका किया। आपको कौन सी फिल्म के अभिनय के बाद आपको ये लगा कि अब आप बॉलीवुड में सेट हो जाएंगे, जगह बना लेंगे? कौन सी फिल्म? नहीं, कालका के बाद मतलब कुछ हुआ नहीं ना मुकेश जी, कुछ टाइम तो स्ट्रगल तो चलता रहा। हाँ। मुझे एक फिल्म मिली थी, सोमाली दरवेश।
सोमाली दरवेश। हाँ, जिसकी सारी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में हुई। सोमालिया में किया? हाँ, बड़ी खतरनाक जगह है। बहुत खतरनाक जगह। और मैं उसमें इटली के एम्बेसडर का रोल किया। पायरेट तो ऐसे टाइप का रोल होगा। और नाक वाक लंबी और उस हिसाब कामत के हिसाब से हाइट वाइट हमको कास्ट किया लोगों ने, और हम वहाँ पे 4 महीना रहे। शिप की स्टोरी थी या सिटी के अंदर की स्टोरी, सोमालिया की शहर की? नहीं, ये सोमालिया स्टेट की कहानी थी। स्टेट मतलब वो सोमालिया मशहूर है वहाँ के पायरेट्स के लिए। हाँ, जैसे जो लूटते हैं हमारे। जैसे हमारे गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, हाँ, वहाँ पर तो बहुत उसी टाइप की ऐसी ये फिल्म वहाँ थी। हुआ है बहुत बड़ा हाँ, संघर्ष। तो सईद साले साहब जो थे राइटर थे, और वो फिल्म वहीं शूट हुई, और बड़ा अच्छा लैंग्वेज कौन सी? लैंग्वेज मेरी जो थी अरेबिक में थी। तुम जानते हो? बहुत नहीं जानते, नहीं, बहुत मुश्किल था याद करना। याद करना पड़ता था। अच्छा। बहुत, जैसे कि संस्कृत में डायलॉग याद करते थे, मुश्किल पड़ता तो वैसे ही अरेबिक को याद करना पड़ता है। और बहुत टफ फिल्म था। वहाँ की थी, नॉट फिल्म वहाँ की थी। तो उससे ये हुआ कि इतने पैसे मिल गए कि एक 1 रूम किचन फ्लैट खरीदा। अच्छा। और एक माहिम के शादी हो गई थी? शादी हो गई थी। अच्छा। और एक माहिम के डॉक्टर से एक फिएट कार खरीदी थी, बढ़िया। 20,000 में। सडनली सड़क से कार पे आ गए। हाँ, तो बल्कि ड्राइवर चला रहा था और हम पीछे ऐसे बैठे थे, तो सडनली एक गाड़ी आके रुकती है, तो पलट के देखता हूँ तो रज़ा भाई। तो रज़ा भाई ने मुझे देखा। इन द मीन टाइम हमको एक फिल्म मिल गई थी तूफान, उसमें रज़ा भाई के साथ, जी अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो रज़ा भाई उसमें मेन रोल में थे और हम उन्हीं के साथ में थे। तो रज़ा भाई ने ये किस्सा सुनाया अमित जी को कि भाई मैं कल परसों की बात है अमित जी के गाड़ी में जा रहे अचानक अली खान को मैंने कार में देखा, और अली खान पीछे ऐसे करके बैठे हुए। और मैंने कहा अली भाई, तो अली खान ने मुझे ऐसे देखा कि कौन है आप? हाँ ठीक है, आपका कोई फैन है ऐसा? फिर गाड़ी उनकी अच्छा, आपने नोटिस भी नहीं किया? मैंने नोटिस किया, इतने में सिग्नल शुरू हो गया। तो रज़ा भाई को ये लगा कि मैंने इग्नोर किया। हाँ ठीक है, ठीक है। बल्कि आप बोलने चाहते थे? मैं बोलना चाहता था, जैसे मान लो कहीं पे आप मुकेश उसको तो बुरा लगा होगा बहुत। रज़ा भाई तो मैं जानता हूँ। तो नहीं, उन्होंने खिंचाई की, मतलब एक तफरी लिया कि देखो गाड़ी में मिर्च मसाला डाल के वो बच्चन साहब के साथ बुलाने में, बोलने में उस्ताद है। तो रज़ा भाई ने आपको हेल्प किया? रज़ा भाई ने मुझे अक्सर, जब मेरे पास कुछ नहीं थी, बाइक भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, तो रज़ा भाई मुझे बांद्रा रेलवे क्वार्टर में रहता था, और मुझे वो पर्शियन दरबार एक होटल है बांद्रा, वहाँ पर मशहूर होटल है, तो मैं वहीं बैठता था। और उन लोगों ने मेरे एक वक्त का रात का खाना फ्री कर दिया था। अच्छा, बोल के हाँ, पटेल साहब ने, नहीं रज़ा भाई नहीं बोला, वो किसी ने कर दिया था। अच्छा। यहाँ के लोगों ने। तो वहाँ तो रात का खाना आप यहाँ खाओगे, उसके पैसे नहीं लगे। और दोपहर का सरदार जी का ढाबा है बांद्रा में। अच्छा, वो भी तुम्हारा इंतजाम हो गया? वो दोपहर का नहीं, वो पैसे इकट्ठे देते थे, जब आए उनको एक साथ जमा करते। वो सबको हेल्प करते होंगे? हाँ, हेल्प करते थे। बोले पैसे नहीं बेटे, सरदार जी थे, बोले पैसे नहीं है मत देना, जब आएंगे तब। हाँ, ऐसा हमारे इंडस्ट्री में कई एक, स्पेशली बांद्रा के आसपास ऐसे एक है होटल या दरगाह, क्या वो बोलते हैं उसको, सराय टाइप, वहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रगलर एक्टर बोलते हैं हम रहते थे, और वो हेल्प करता था। हाँ, हेल्प, पैसा मिल जाए तो देना, और उसको नेचर था, शायद वही होगा जी। तो रज़ा भाई हमको पर्शियन दरबार से गाड़ी में अपनी बिठाते थे, और कभी आरके ले आते थे, कभी ऐसे ले आते थे। उनके साथ काफ़ी वक्त मेरा, काफ़ी वक्त, बहुत हेल्प किया उन्होंने। कितनी फिल्में की टोटल तुमने? 100 से ज़्यादा ही। 100 से ज़्यादा की? हाँ, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, गुजराती, लेकिन प्रॉपर जो मेरी पहचान बनी फिल्म खुदा गवाह से। तो खुदा गवाह में जो मेरा कैरेक्टर हबीबुल्लाह का था, उसकी वजह से मेरी एक पहचान हुई। खुदा गवाह के बारे में कुछ बातें बताइए मेरे को। आपने शूटिंग कहाँ पर की, बम्बई या नहीं, हमने अफगानिस्तान में की थी। उस वक्त फ़कीरा की कुछ कहानी मेरे को किसी ने खुद ने सुनाई थी कि वो बॉम्ब अटैक होने वाला था। हाँ, यस। फ़कीरा ने मुझे भी बताया था कि जब बच्चन साहब मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, जो मेरा डायलॉग था कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर, पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो बोलता है कि जब ये डायलॉग बाजी, जब अमित जी लेके तुम्हें घोड़े से भागते हैं, तो उस टाइम कुछ वहाँ के लोग जो मुजाहिदीन के लोग थे, वो चाहते थे कि हम कुछ डिस्ट्रॉयड करें, उड़ा दें। ऊपर से मैंने सुना कुछ बम बने वाला, रॉकेट लॉन्चर से, ऐसी बात बताई गई थी। फकीरा ने मेरे को भी बताई थी। हाँ, जी हाँ। तो ये बात तो उसको डिफ्यूज़ किया बोलते हैं। किसी का फ़ोन, किसी का मैसेज गया था, और वो लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट, बोलते हैं मुकेश उस वक्त ऑलमोस्ट लोग डालने वाले थे। पर कोई बात बताई उसने, जिसको उन्होंने बताया कि ये तो वो हैं, तो उनको मैसेज गया और लोग वहाँ से हट गए। जी हाँ। तो कैसा रहा आपका? लेकिन बोलते हैं कि उसमें कोई जो ये कांड करने वाला था, वो भी एक एक्टर था, अफगानी एक्टर। तो उसको लगा कि यार ये
मैं किसी इतने बड़े अमिताभ बच्चन है, हाँ इतना हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में जिनका नाम है। अच्छा हुआ, बिकॉज ये सब चीज़ों का कोई पता नहीं होता कब अभी कहाँ हाँ। कब कोई अटैक कर दे ऊपर से। और उस वक्त ये लोग बोलते हैं, ये लोग गए भी थे, ये अपना कौन डायरेक्टर आपका वो था मुकुल हसन। मुकुल लम्हा, उस वक्त भी बोलते वहाँ पर लोग रेकी करने गए थे, उस वक्त भी उन लोगों को ये मालूम पड़ा था कि अटैक होने वाला है, तो वो लोग वापस आ गया। बट आपने कितने दिनों की वहाँ शेड्यूल, काफ़ी शेड्यूल शेड्यूल 15 दिन का था। 15 दिन का। फिर उसके बाद किरण कुमार भी साथ में थे। कहा, फिर जब बहुत मामले मतलब Out- ऐसा लगा कि अब गड़बड़ यहाँ हो से सकती जाना है। चाहिए, निकल गया तो फिर जोमसोम में उसका पैच पूरा वहीं किया था। जुमसुम कहाँ पर? ये नेपाल में है। नेपाल में आके किया। खुदा खावा भी अपने आप में कमाल फिल्म बन गई जी हाँ, थी, बनते बनते बन गई थी पूरी अमिताभ बच्चन। और इवन मुझे कई कहानियाँ मेरे को मतलब इवन ये कौन है अपने टीनू वर्मा जी, जी हाँ, फाइट मास्टर। वो तो ऐसी सुनाई है कहानियाँ उन्होंने, अमिताभ बच्चन बोला मारो वो कमाल का इंटरव्यू करके गए, वो पूरी उन्होंने कहानियाँ सुनाई कि अमिताभ जी क्या करते हैं, कमाल का मेहनत करते हैं। उनको मैंने कहा था हाथ छोड़ के जाने का है, बोला कैसे करूँगा, मैंने करवाया है। पूरे इंटरव्यू में इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता कर गए थे वो। तो खुदा गवाह आपकी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ फिल्म का अगर नाम गिनाऊँ इनकी फिल्मों का, सरफरोश, खुदा गवाह, तूफान, अली बाबा 40 चौर, खिलाड़ी, जी विश्वात्मा, विश्वात्मा जी, रूप की रानी चोरों का राजा, कोहराम, कोहराम, अग्निकाल, अग्निकाल, भूत महल, आदि आदि आदि। साहब हमने आपकी पूरी सीबीआई से पूरी इंक्वायरी निकाल के रखी है। ओके आगे बढ़ते हैं। और जी मेरा भी जो तुमने अभी बताया ना कि तुम 80 में आए थे, जी 80 में आए थे। 79 में मेरी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, खूनी, नरेंद्र बेदी के साथ में पहली फिल्म में इंस्टीट्यूट से आया होता। तो सौगंध आपकी कब थी? सौगंध तो मेरी महाभारत के बाद। अच्छा ये 79-80 में मेरी फिल्म करियर शुरू हुई, तो तुम भी 80 की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब मेरा भी करियर तुम्हारे साथ ही शुरू हुआ। साथ ही शुरू। अब आए थे, आपकी चर्चा बहुत हो गई थी, और हम आपसे पहली मुलाकात जो हमारी हुई थी आपसे चर्चगेट की तरफ, वहाँ पे आप पता नहीं आपके भाई साहब थे या कोई थे, चर्चगेट आप आए हुए थे। हम लोग मैं तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पढ़ता था सामने से, दूसरों को तुमने सत्कार होटल था वहाँ पर, सत्कार होटल के पास आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, तो मैं आपको देखता रहा, मैंने कहा यार क्या हैंडसम। मैं उस जमाने में इंस्टीट्यूट गया नहीं था, उसी में से होकर आया था शायद मैं, तो वहाँ मैं प्ले करता था। मेरे शफी नामदार, शफी नामदार हमारी वाइफ के उस्मान कजन थे। मेमन, शफी नामदार, ये लोगों का ग्रुप हमारा होता था वहीं कहीं। आई थिंक आपने मुझे देखा होगा। मैंने आपको वहीं देखा था, क्योंकि शफी नामदार मेरी वाइफ के ओन कजन थे। उनके दिन अच्छा, तो लेकिन बात नहीं की हमने वहाँ। बात नहीं हुई थी, बट मैं आपको देख रहा देखता रहा। मैंने कहा कि जो रियल हीरो जो देखने को मिला था वो आप, माशाल्लाह। अरे क्या बात है, आपका ज़रा नवाजी। तो शफी नामदार आपके रिश्तेदार में वाइफ के कज़न थे, और उनके साथ एक दो फिल्मों की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इत्तेफाक अच्छा करियर जा रहा था और लेकिन गड़बड़ कर दी। मेरे साथ तो बहुत नज़दीक रहे ना, मेरे तीनों साल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मैंने प्ले किए, मुझे अवार्ड मिले, उसमें शफ़ी वॉज द इंस्ट्रूमेंटल, उस्मान मेमन वॉज देयर। पहली बार स्टेज पे मैंने बीएससी किया, LLB की मैंने। जी जी, आपने बीएससी की, मैं आगे जाके लॉ किया ओनली मैंने भी LLB किया, 3 साल का कोर्स करके छोड़ दिया, फाइनल ईयर नहीं पढ़ा, पास नहीं है। नहीं मैं सर मैं डिग्री हूँ। ओह अच्छा। और मैं इंस्टीट्यूट से वापस आया एग्ज़ाम करने के लिए। रोशन तनेजा ने कहा, मैंने कहा सर मेरा वहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम है, और वहाँ मेरे को लॉ कॉलेज में मैं मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बन गया, मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी बन गया। मेरे 6 महीने की अटेंडेंस उनसे मेरे प्यून ने करके रखते थे। मैं आया वापस एग्ज़ाम दे गया। मैंने चोपड़ा अपने जो हमारे रोशन तनेजा जी, वहाँ पर पहला साल का पहली कोर्स एग्ज़ाम था। मैंने कहा वहाँ मेरा 3rd ईयर का लॉ का एग्ज़ाम है, सर क्या करूँ मैं? 2.5 साल किया तुमने, जाओ करो। यहाँ आया रट्टा बट्टा कर करके मैं आई कैन से दैट आई एम LLB। तो उस वक्त आप शायद मुझे देखा होगा उसमें, बिल्कुल। तो उस वक्त तो मैं बाद में मैं फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री की, जो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन तक एक ग्लैमरस इंडस्ट्री थी, जिसको लोग ऐसे करके देखते थे, तारीफ़ें करते थे, लोग मेस्मराइज होते थे। आज कहीं ना कहीं एक ऐसी सेंध पड़ी है, दरार पड़ी है, कोई एक तरह का कुछ, मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसी ने जानबूझ के कोई ऐसा कुछ सोशल मीडिया में चक्कर चलाया, बट कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत से एक ज़माने में जैसे दिलीप साहब, राज कपूर साहब, कौन बोलता है, मनोज कुमार जी, धर्म जी, हाँ, ये जितने भी आइकॉनिक थे आदमी, आइकॉन थे, कभी उस ज़माने में
मजहब था ही नहीं। मजहब था ही नहीं। हम लोग नमाज में साथ में हमारे ईद के टाइम पे तुम लोगों का जो वो रहता है ना, आप लोगों का वो रोज़ा तोड़ते हो, जी हाँ। हर फिल्म यूनिट में और होता था। मुझे अच्छी तरह से याद है मुकेश जी कि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, और जब रोज़े का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि सुनो ब्रेक करो, क्योंकि इसमें 10 लोग जो हैं ब्रेक करो, मुस्लिम हैं और ये रोज़े से हैं। बाकायदा ब्रेक होता था। 1 घंटा पहले ब्रेक हो जाता था। ब्रेक हो जाता था, खाने के सामान सजा दिए जाते थे। मुझे याद है अरे मुकेश जी आइए, मेरा मेकअप मैन शेख है, शेख मुकेश जी आइए ना, मैंने कहा आता हूँ। मैं जाके बैठता था उनके साथ, मैं रोज़े तोड़ता था। वो ज़माना मुझे आज याद है कि भाई जी का ड्राइवर शेख है, वो भी मुस्लिम। हुआ, मैं जानता हूँ किधर। हाँ, तो एक रोज़ जुमे का वक्त था, फिल्म सिटी में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पता नहीं कौन सी फिल्म की, पता नहीं बेदर्दी थी अजय देवगन वाली, उसमें भाई जी भी हैं, मैं भी हूँ। तो बोला अली मेरे ड्राइवर को लेके जाना, ये भी नमाज को जाएगा जुमे का। तो ये बात मैं बता रहा, ये मजहब वर्ड नहीं था, माफ करना। मैं हम एक्टरों का कोई ज़ात नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता। हमको नमाज पढ़नी पड़ती है अपने रोल के लिए। मुझे सीखना पड़ा था कैसे करते तुम लोग, बोलते ऐसे करते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई ये नहीं था कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं। और वैसे ही कोई मुस्लिम एक्टर, दिलीप कुमार जैसा मुस्लिम एक्टर, उसको अगर ओम वो बोलना होता था, कौन से हे राम क्या बोल के, क्या गाने में, एक्टर के फेस में कोई मज़हब नहीं होता। कहीं न कहीं बीच में दरार पड़ी है, मुझे नहीं पता क्यों पड़ी है, पर देखिए एक ज़माना ऐसा था कि मैं रेगुलर 5 साल तक आरके स्टूडियो में होली खेलने जाता था। या सबसे बड़ी और होली मुझे टब में राज के कपूर फेंकते साहब की प्रेजेंस में मुझे टब में फेंकते थे लोग, कि वो दुबला पतला था यूं, तो उठा के फेंक दिया। तो कभी किसी ने नहीं सोचा ये मुस्लिम में ये को अली टच है कर और रहा हूँ इसको मैं, अली को कुछ मैं नहीं टब में फेंक रहा साहब। हूँ। लोग नाम नहीं पूछते थे लोगों का। वो मैं मतलब वो ज़माना गया। मुझे थोड़ी सी कभी कभी कोफ्त भी होती है निशान कि इंडस्ट्री को ऐसा बना दिया गया कि 2 घड़ों में बांट दिया गया। ये नहीं होना कुछ चाहिए। नहीं हमारे यहाँ और 2 मुझे घड़े। लगता है कि जब से ये मोबाइल आया, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये मोबाइल की वजह से थोड़े से बहुत उल्टी सीधे बातें, मैंने कुछ आपके लिए लिख दिया, आपने कुछ मेरे लिए और लिख वो दिया, पूरी वायरल हो जाती और है। वो वायरल हो जाती है। पर नहीं तो अली मुझे क्या याद है, है हाँ। कि मुकेश जी जब बॉम्बे में राइट्स हुए थे, तो एक सोसाइटी है जहाँ पे आप मिलने आते थे फ़कीरा को, उसी सोसाइटी में मैं भी रहता वही था। अंधेरी वाली, हमारा घर सोसाइटी, अंधेरी वाली, यस यस, अंधेरी वाली। अंधेरी तो उसमें कितने एक्टर थे, मुश्ताक खान, रज़ाक खान, माई सेल्फ और ये अपना फ़कीरा। तो रोज़ रात को नाना पाटेकर जी और मेहुल कुमार ये आते थे हमको देखने के लिए, अली तुम लोग सेफ हो ना। नाना पाटेकर ने बहुत किया। ये चीज़ें जो है अभी ये दिल को घर करती थी। अभी कई डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है, वायरल की वजह से लोग डर गए हैं। हिंदू धर्म जागरूक हो गया है, अभी आप नहीं कर सकते। आप अभी लोगों को टोपियां दिखने लगी, ज़्यादा टोपियां पहन के घूमते हैं। मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है कि ये क्यों हुआ है। हमारी इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर इंसान एक दूसरे के साथ में, हाँ कोई किसी का कोई मज़हब नहीं, कोई पूछता तक नहीं था कि आपका नाम दिलीप कुमार है, यूसुफ खान क्यों नहीं है, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं। आपका नाम अली खान है, क्यों है अली खान है, आपने नाम क्यों नहीं चेंज किया, आपको डर नहीं है, कुछ नहीं। स्पेशली वो सुशांत मर्डर केस के बाद में थोड़ी सी एक बात है कि क्यों नहीं कोई आदमी सामने आया। हर चीज़ उसमें पॉलिटिक्स भी रहती है, कमर्शियल माइंड भी रहता है, डर रहता है, खौफ रहता है, कोई नहीं बोलता। मैं बहुत बोल गया, मैं बदनाम हो गया इस बारे में। और मैं बोलता हूँ, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं इंडस्ट्री में घटने वाली गलत घटनाओं के खिलाफ बोलता हूँ। फिल्में बनानी शुरू कर दी, हिंदू गॉड्स को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों करो यार, आपके पास इतने हज़ारों स्टोरियाँ हैं। ये शायद कहीं ना कहीं गलतियाँ हो गई हैं कमर्शियल माइंड से, कि ये ऐसा करेंगे तो हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी तो फिल्म चले। ओनली बिकॉज इसके अंदर कमर्शियल है, लोग चिल्लाएंगे और बाद में फिर हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी। ये लगता है आपको कि ये कुछ हुआ है जी, है ना? बिल्कुल हुआ। आपने तो कितने 100 फिल्में की, 100 फिल्में, हर तरह के एक्टरों के साथ काम किया होगा, हीरोइन के साथ काम किया होगा, चाहे श्रीदेवी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आपको किसी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि मज़ा आया उनके साथ काम में, जैसे कि भाई जी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, जैसे? देखिए हर इंसान की एक क्वालिटी होती है, हर इंसान का एक फ़ैन, एक आप किसी के फ़ैन होते हैं, किसी को चाहते हैं। तो जैसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो जैसे कुछ बड़े स्टार्स थे उस ज़माने में, काका जी, राजेश खन्ना जी, उनकी बड़ी दीवानगी थी। और एक ज़माना ऐसा आया कि उनको लेके मैं देवघर गया एक फंक्शन में। अच्छा। चूँकि मैं शोज़ वगैरह में जाता हूँ तो अपने दोस्तों को भी ले जाता हूँ जो जिस लायक हैं, जो जिनकी कैपेसिटी है।
तो राजेश खन्ना जी को जब मैं लेके गया देवघर, तो जो कलकत्ता एयरपोर्ट से और देवघर बड़ा अच्छा लगा मुझे, और उनकी जो बातें बात है, अच्छा। और लेजेंडरी पुरानी बातें उस जमाने में सुपरस्टार थे वो? नहीं, अभी की बात है, 7-8 साल पुरानी इवन बात जैसे है। कि जब उनकी फॉल की बात, हाँ, 7-8 साल पहले, तो था थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखा। डेथ से 4-5 साल कबल की बात है। वो बड़ी अजीब कहानी है, एक सुपरस्टार को हाँ। सडनली जिसके लिए रुमाल फेंके जाते थे पीछे, वो उठा लेती थी लड़कियां, और पूरे के पूरे मुझे किरण कुमार जी ने बताया, मुकेश बाहर की गाड़ी ऐसी होती थी, उसके बाद में वो बाहर आते थे तो उसकी पूरी गाड़ी के ऊपर लिपस्टिक लगी। वो एक्टर बाद में, ऐसे एक्टरों को जो मैं समझता हूँ, मुझे कभी कभी ज़िंदगी में अफसोस होता है कि मैं राजेश खन्ना जी से मिला क्यों नहीं। बाबूराम इशारा बहुत नज़दीक था उनके, मुझे कभी कभी अफसोस है कि यार एक बार मिलता, बिकॉज मैं भी खन्ना वो भी खन्ना, मैं उनके कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। उन्होंने मेरी शूटिंग देखी थी, मैं एक पोल पे चढ़ के दर्द दिल में यहाँ पर चिल्ला रहा था, ए मौसी बाहर निकल, और अंधेरे में चांदी वाली स्टूडियो में मैंने देखा, तो मैंने कहा ये तो काका जी हैं, खड़े हो गए ऐसे देखते रहे मेरे को 5 मिनट तक मैं नहीं मिला। फिर उसके बाद मुझे अफसोस हुआ कि यार काश मैं पहल ले लेता, सिर्फ मिल की जो जानना था कि यू नो, तो व्हाट वाज द मेंटल कंडीशन ऑफ हिम दैट टाइम? वो बिल्कुल शांत हो गए थे, और फिर वो अपनी बातें करने लगे पुराने ज़माने की। मेरे ज़माने में ऐसे होता था, ये होता था, जब मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे आता था तो गाड़ियों का मेला होता था कि पता नहीं काका जी कौन सी कार से जाएंगे। और फिर वो हम साथ में गए, बहुत सी बातें हुई, और मैं तो जिनका दीवाना, जिनके लिए पागलपन था। मैंने गुरु कुर्ता पहना है उसका। अच्छा। मैं कभी किसी के से इम्प्रेस नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे कोई याद करता नहीं यार, कॉलेज के ज़माने में साला मैं जब लॉ में पढ़ता था, इसकी आनंद हिट हो गई थी इनकी, और इनकी 1-2 फिल्म में वो गुरु कुर्ता मशहूर हो गया था, ऐसे सिल्क वाला यहाँ पर वो किया हो, मैं खरीद के लाया पहनने के लिए। फिर मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था, हमारे शत्रु जी का फ़ैन था, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में पलती रहती थी, और ये था कि भाई मैं इनके साथ काम करूं। तो ऊपर वाले ने कुछ ऐसा हुआ कि जो भी हुआ, जितना काम भी हुआ, और बच्चन साहब का तो बहुत शुक्रिया कि वो मेरे बेटे फैयाज़ की भी शादी में है, और मेरी बेटी आशना की भी शादी में है। और मुकेश जी जब वो आए थे, रज़ा भाई साथ थे मेरे थ्रू, तो वो स्टेज पे चढ़ के वो ऐसे देख रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप लोगों में इतने लोग आते हैं शादी में इतने लोग? तो मुकेश जी उस दिन लोखंडवाल ग्राउंड में तकरीबन 6,000 पब्लिक, 6,000 लोग? 6,000 अच्छा। पब्लिक थी, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे जो तुम्हारी क्या, तुम्हारी मैं ये कहता हूँ, इनकी नेचर की वजह से इनकी गुडविल बहुत है इंडस्ट्री। एक होता है कि कुछ आदमी को लोग अंदर आने नहीं देते, कौन आया इसको बोले यार मैं नहीं हूँ यहाँ पर, और कुछ होते हैं अरे बुलाओ उनको। तो अली भाई आए और कोई इससे न मिले, पॉसिबल नहीं। इनका जो फेस, मैं बोल रहा हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनके फेस में एक चमक कह रहा हूँ ना, इनके फेस में पॉजिटिविटी है। तो इनके जो भी बनता है ना, वो एक पॉजिटिव फील करता है, उसके बीच में ना धर्म आता है, ना ईमान आता है, ना कुछ नहीं आता। तो ये जो कहते हैं अली भाई की शादी में पूरे पॉलिटिशियंस भी आए इनके, और सब आए, बहुत से लोग आए, और हमारे इलाके के जितने में एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर्स, और हम रज़ा भाई दावत देने गए थे उद्धव ठाकरे जी को भी, राज ठाकरे जी को भी। कहने का मतलब ये है कि लोगों से चूँकि हम पहले प्यार करते हैं, तो ऑफकोर्स वो हमें प्यार करेंगे। टेक वाली बात है। एक छोटी सी बात मैं धर्म जी की बताता हूँ आपको। धर्म जी के साथ में, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, धर्म जी के साथ मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में बैठा हुआ था, अंधेरा था, रात का 7 बजे होंगे। हम लोग ने एक झुंड बना के कुर्सी उस ज़माने में ये सब वैन नहीं होते थे, लोग बैठ जाते थे, ट्रंक रखी पड़ी है वहाँ चाय पे। तो एक बंदा अचानक आया अंधेरे में, तो बोला हाँ सर, कैन आई हग यू? धर्म जी ने 1 सेकंड नहीं लिया, खड़े हो गए, और वो अंधेरा, मतलब काफ़ी कम लाइट थी, गले मिले। उसके बॉडीगार्ड धर्म जी के एक्शन में आगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं, मिले, और वो सर करके पैर छुके पता नहीं चला गया। मैंने कहा धर्म जी, मेरे को आपकी ये बात सबसे अच्छी लगती है कि आप सबसे जो मिलते। बोला मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहाँ से, जो तुम बोल रहे हो, क्या प्यार वंडो। मुझे बहुत ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि पर लेकिन देखो आज डरता है इंसान, आज बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, और ये इंसान, उनको कोई डर भी नहीं, उनको पता है कि जब वो जब खुद अच्छे हैं तो कोई उसका बुरा क्यों चाहेगा। ये इसीलिए बोलता है इंसानों को, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप को खुद ही इतना बुलंद करो, इतना अच्छा करो कि लोग आपको पॉजिटिविटी ही देखें, नेगेटिविटी आने का मतलब नहीं। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। तो हमारी इंडस्ट्री में माफ़ करना 90% लोग ऐसे हैं, चाहे प्राण साहब हों, चाहे रंजीत हों, चाहे ये हों, चाहे आप
मदन पुरी जी को ले लो, अमरीश पुरी जी, जिनको लोग इतना बदमाश रोल देख चुके हैं, ये अच्छे भी देख चुके हैं, बट ज़िंदगी में जो उनसे आप मिलोगे ना, आपको लगेगा यार ये विलन तो है ही नहीं, और पता नहीं कुछ ऐसी एक विसंगति है कि जितने भी विलन है सब अच्छे हैं। सब अच्छे। तो कहीं ना कहीं मैं मजाक में कहता हूँ कि ये लोगों ने क्या होता है ना, इतने रोल कर चुके होते हैं ना, इतने रेप कर चुके होते हैं ना, जिंदगी में उनको कोई इच्छा नहीं होती कि मैं किसी को और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुकेश जी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हम जो नमाज पढ़ते हैं तो किबले की तरफ, यानी वेस्ट, पश्चिम की तरफ, हाँ, काबा जहाँ पर आप- काबा जहाँ काबा पे। के जहाँ पर तो मैं सोचता था कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, काबा है क्या चीज़ एक्चुअली, मुझे समझना होगा, मुझे जाना होगा। तो 2019 में हुआ है? मैं गया क्या बात वाइफ को लेके, जी। रमज़ान के महीने पूरे रोज़े रखा मैंने, और वहाँ पे मैं काबे को 7 चक्कर मारते हैं तो फिर आपका वो एक आपका उम्रा एक कंप्लीट होता है, 7 चक्कर 7 चक्कर। और 7 चक्कर मारने के बाद फिर आपको ये करना है कि अगर आपके दिल में रियल में उनके लिए वो चीज़ है, जो अरकानात जो आप काम करने आए हैं, जो सच्ची लगन से उम्रा करने आए हैं, तो उसमें एक ये चीज़ शामिल है कि आप अपने बाल मुंडाइए। इसीलिए मुंडा के जाते हैं लोग मैंने मुड़वाया उस बाल को उस वक्त, या वहाँ मुंडवाया? उम्रे में, वहीं मुड़वाया। जब वहाँ मुंडाते हैं हाँ, लोग, बहुत से लोग बैठ नहीं जाते हैं, हाँ, बैठ मुड़ाते जाते हैं, हैं, वैसे लोग नहीं मुड़ाते हैं, लेकिन मैंने वो बाल भी मुड़वाया और बहुत खुश हुआ कि भाई आप जिस अंदर से तुम्हें जो सुकून मिला होगा जो वो कभी सुकून नहीं मिला, मिला। क्योंकि जो हम शुरू से बचपन से जो हमारा, और मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपने मज़हब का पालन करना चाहिए, और ऑफ कोर्स जिस मज़हब में आप हैं उसकी इबादत कीजिए, उसी पे करेंगे आप, कहीं और क्यों करेंगे? उसके बाद एक दूसरा इंसिडेंट ये है कि मदीने में जहाँ हुजूर साहब लेटे हुए हैं, हमारे आखिरी मैसेंजर, हमारे आखिरी पैगंबर, मदीना में तो जब वहाँ पे हम गए तो मैं उनके जो उनका रोज़ा है, जो उनकी मज़ार है, वहाँ पे खड़े होकर मैं सोच रहा था कि अंदर एक जगह है जहाँ पे वो अजान देते थे, जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ाते थे, जहाँ पे वो बैठ के खुतबा पढ़ते थे। तो वहाँ पे देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी लौ लश्कर के साथ आए, उनकी वाइफ, 10 से 12 लोग, और उनको उस जगह पे, तमाम जगह पे, जब तुम थे उसी वक्त? हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। ओके। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 10-12 लोगों के साथ जा रहे हैं और हमारे 10,000 लोगों का ग्रुप है जो अंदर आएगा उतनी सी जगह में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि काश मुझे भी ऐसा कुछ मौका मिलता। और एक इंसिडेंट है, ये देखिए, दिल की आवाज़ सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे आखिरी पैगंबर जो हैं, और ये मेरा सोच के हटना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब निकल गए वहाँ से और एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं पलट के देखता हूँ तो पाकिस्तान के 2 लहीम सहीम लोग, आप यू आर अली खान एक्टर? तो मैंने कहा यस, खुदा गवाह में थे आप, अंदर जाना चाहते हो? कहा जी हाँ, आइए। अरे क्या बात, इसको कहते हैं तो मुकेश जी ये सोचिए, सच्ची लगन, सच्ची सोच, और आप किसी के लिए दिलो जान से जिसको चाहते हैं वो होता है, वो होता है। तो इससे बड़ा क्या सोच एग्जाम्पल को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, सितारे बजाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। क्या बात है। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। फिर से सुनो, अच्छी है, सुनिए। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो मतलब आपके किनारे ऑटोमेटिकली आपको सेट कर देंगे कि लिस्ट। क्या बात है, ये इससे बड़ा एग्जांपल क्या है कि आप अगर सच्ची लगन से सोच करो। अब आप ये सोचिए कि मैं उस इलाके में, उस अंदर रियाजुल जन्ना में अली खान ने अकेले नफिल पढ़ी, जहाँ पे हुजूर अच्छा, अंदर गए तो अकेले, अंदर गए अकेले, और वो 2 लोग गेट पे खड़े, और आधे घंटे के बाद जनरल पब्लिक आएगी जो तकरीबन 10,000 लोग आएंगे, और 1-1 सेकंड का मौका मिलेगा, और आपको 15 से 20 मिनट का मौका मिला कि आप अपनी मन्नतें मांग सकते हो। ऑफ कोर्स इंसान अपने लिए मांगता है, अपने मुल्क के लिए मांगता है कि हम अमन व अमान से रहें, हमारे मुल्क की हिफाजत हो, हम आपस में मेल जोल रहे। इससे बड़ी दुआएं और कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं, पर कौन थे वो 2 लोग? वो 2 लोग थे जो पाकिस्तान के, जो वहाँ गेट पे दरवान थे, उनकी परमिशन के बगैर यू कैन नॉट इनसाइड। अच्छा, वही आ गए उसी वक्त तुम्हारे हेल्प करने? पूछते हमको, एक्सक्यूज मी, यू आर अली खान? हम कहे यस।
तो ये मैंने कहा कि अगर आप सच्ची लगन से और नेक चीज़ जायज़ चीज़ मांगते हो, जायज़ तमन्नी की दुआ करते हो, तो मालिक आपका पूरा करता है। ये हमारा करियर है जो बहुत कुछ देता है हम आपको। बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने इस लाइन को चुना Yes, इस लाइन और में बाय हार्ट चुना। बस। और जैसे कि हम लोगों में ये है मुकेश जी, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना हराम है, आराम है। आपका खाना जायज़ नहीं, नाजायज़। तो ऐसी सोच बनाओ, ऐसे अली देखो क्या है, ये बदकिस्मती है हमारे इस टुडे के वर्ल्ड की। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, देखो इनके मुंह से जो बातें निकलती है, कश्ती बदल दो या किनारे अपने आप बदल जाएंगे, ऐसी सोच है। लेकिन हम लोग इतने फास्ट भाग रहे हैं, इतने संकुचित हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, नोइंग दिस कि पड़ोसी भूखा है हम खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज की मोरल वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। आज हम अच्छी चीज़ों को, काश सब इंसान अच्छी चीज़ सोचें कि मेरा पड़ोसी नहीं खा रहा है। मज़हब कुछ नहीं होता है, एक इंसान है, वो भी इंसान है। खिला दो तो आपको जितनी संतुष्टि मिलेगी ना, शायद उस खाने से नहीं मिलेगी जो आप खाने वाले थे। बिल्कुल। इनके भी घर में एक बड़ी बहुत अच्छी बात मैंने सुनी है, मेरे डायरेक्टर ने बताया कि जब वो इनके घर जाते थे तो इनकी बीवी एक पूरी की पूरी ट्रे भर के लाती थी। जी हाँ। और ये कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी आता तो खाए बगैर जाता नहीं। आपने वो एक शुरू से ही है मुकेश जी कि कुछ भी तुमको थोड़ा बहुत भी कुछ खा के ही जाना। तुम्हारे अमिताभ बच्चन जी भी आए थे, मैंने सुना तुम्हारे वो। हाँ, बेटी और बेटे दोनों की शादी में भी आए थे और काफ़ी वक्त दिया उन्होंने। और एक बहुत बड़ी बात है, किसी के भी एक आध बच्चों में चले जाए आदमी, लेकिन दोनों में आना दोनों में आए। तो इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। भाई तुमने खुदा गवाह किया है, जी हाँ। तो उनको पता है कि कोहराम भी कि- किया। हाँ, पर नहीं खुदा गवाह, उनको पता है कि अली के साथ जो मैंने फिल्म की वो उसका खुदा गवाह है, तो आना ही पड़ेगा। बढ़िया है, हमारे सभी एक्टर ये रिलेशन बनता है। पर अली, एक मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी, अभी भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ था कि तुम्हें तुम्हारे घर में कोरोना ने अटैक किया था। जी हाँ। तुम्हें भी हुआ, तुम्हारी बीवी को भी हुआ। देखिए, हम लोग बिहार से पटना से आए। बीवी मैंने सुना नहीं रही है। हाँ, डेथ हो गई उनकी। बताइए क्या हुआ था? वही है कि हम लोग बिहार से पटना से फ्लाइट से मुंबई उतरे। कब की बात है ये 2021 की बात है। 21 की बात है। और उसके 4-5 एक हफ्ते के बाद पहले बेटे को हुआ, फिर बहू को हुआ। ये दोनों कुछ 8-10 दिन में ठीक हुए। उसके बाद सडनली वाइफ को फीवर, हमको बुखार। हम दोनों पूरी तरह से कमज़ोर होते गए। फिर मैंने डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया। माहौल तो उस टाइम बहुत ख़राब चल रहा था। ये वही पीक ऑफ द कोरोना। यस, पीक ऑफ द कोरोना। फिर उनको ले आके हमने साईं हॉस्पिटल चेंबूर में, डॉक्टर खालिद और डॉक्टर आबिद हमारे दोस्त हैं, उनके मशवरे से, और हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर एमएन फारूकी साहब, जो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप ले आके साईं में एडमिट कीजिए और अच्छा ट्रीटमेंट होगा। उनका सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, यानी 26 का लंग्स का जो आता है, लंग्स का जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो वो नहीं, जो डैमेज हो गया लंग्स, हाँ, उसको ऑक्सीजन लेवल तो उसमें और गिनते हैं, उसको 25, 65, 50, 75, किसी का 75% ब्लॉक, वो ऑक्सीजन का ही होता है। हाँ, उनका 26% हुआ था, मेरा 24%। तो वही तो 2 दिन हम उनके साथ वहाँ हॉस्पिटल में रहे। तो फिर ये हुआ कि 2 रोज़ के बाद, यानी 4 जून से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी और मेरा जो स्कोर था सीटी स्कैन का, वो 24 था, 24 था। तो मेरे डॉक्टर एमएन फारूकी साहब और डॉक्टर निहाल, इन लोगों ने कहा कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। क्वारंटाइन। हाँ, होम क्वारंटाइन अपने फ्लैट में, लोखंड वाला में। फिर मैं नर्स, ऑक्सीजन मेरे दामाद ने, सुफियान ने लाया, और चूँकि फैयाज तो वहीं होता था हॉस्पिटल में माँ के साथ। मुझे कुछ मालूम नहीं है, फिर मैं बहुत होश में नहीं थे आप? नहीं, होश आती थी आती बहुत थी। वो बेटी और बहू होती थी, और दामाद और बेटा वहाँ होते थे। तो ये होश आ रही है, जा रही है, कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। सडनली ये हुआ कि मेरी हेल्थ भी बहुत डाउन होती गई, और इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को मालूमात पड़ गया। रज़ा भाई, हाँ, रज़ा भाई बहुत वरीड थे, सब लोगों से कांटेक्ट में थे। भाई जी, किरण कुमार जी, रंजीत जी। हाँ जी। फिर उसके बाद में बच्चन साहब, बेटी ने उनसे बात किया। तो जिनसे जो भी हो सका उस दौरान, मैं कुछ ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊंगा। डेफिनेटली ऐसे टाइम पे। और मुझे लगता है कि अगर
12 बजे रात को नहीं, 2 बजे रात को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। होना भी चाहिए। और मैं अपने जिस्म का, बॉडी का, एक एक खून का ख़तरा भी उनके काम आए क्या तो मैं बात, हाजिर। क्या बात। फैयाज़ ने बहुत सी चीज़ को छुपाया हमसे और हमको बताते थे, हम कोलैप्स हो जाते। और ये मशवरा था रज़ा भाई वगैरह सभी का मत बताओ कि अली को पता नहीं चलना चाहिए। वो गुजर गए। हाँ, 15 जून 15 जून को 2021 को और उनकी तुम अभी डेथ तक हो गई। क्वारंटाइन में थे। और मैं क्वारंटाइन में हूँ। फिर मेरा जब ऑक्सीजन 28 को हटा और जब मैं ज़िद करने लगा कि मुझे साई हॉस्पिटल चेंबूर ले चलो, तब फिर इन लोगों ने सब बात किया कि अंकल क्या करें, पापा बहुत ज़िद कर रहे हैं, क्या करूं। फिर उन्होंने कहा कि अब बता दो इसको, हाँ बट अब बताओ। वहाँ जाके हंगामा हो, वो आ जाएगा, फिर हंगामा होगा, फिर हॉस्पिटल में फिर वो चिल्लाएंगे हाँ जो से। चिल्लाएंगे और रोएगा ये वो। तो अभी 30-35 लोग तकरीबन सब पहुंच गए और फिर वही सब शुरू हुआ कि पापा ऐसा हुआ, हम लोग माफ़ कर दिए, बता नहीं सके आपको। पैर में पड़ गए, मैंने पैर सुना में पड़ गए, एक बेटा पैर पकड़ लिया, बेटी पैर पकड़ ली और फिर वही रोना धोना। जो हम लोग चुके ऐसी जगह से हैं जो इमोशन बहुत है। बहुत है आप लोगों का तो। हाँ, तो आप लोग पहले इमोट करते हो, बाद में कुछ पहले काम कर लेते हो, फिर बोलते हो। यस, तो ये सब हुआ। फिर हम कब्र पे गए, फूल पेश किया, फिर उनके लिए दुआएं की और फिर हम सब चले गए बिहार। तुम ठीक हो गए लेकिन। हाँ, मैं ठीक हो गया था लेकिन बहुत वीक हो गया था। ये मेरे रीबर्थ हैं, बाल सब झड़ गए थे, बाल पूरे चढ़ गए थे। बाल मेरे सब झड़ गए थे। कोरोना में डेथ बहुत कॉमन हो गई थी। जी हाँ। कोई बोले ना मर गए तो अच्छा मर गए, ऐसा हो गया था। एक माहौल ऐसा हो गया था कि पता लगा ये मरा, कौन मरा, मरा और फिर एक लिमिटेशन थी मुकेश जी, चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, 10 से 12 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं थी। तो वो भी फेस करना, फिर एक दूसरे से डिस्टेंस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। सर आप तो फिर भी बात कर रहे हैं। मेरे इस कोरोना में मेरे भाई की डेथ हुई, मेरी सिस्टर की डेथ हुई। भाई बॉम्बे में, दिल्ली में सिस्टर। और प्रॉब्लम ये है कि आप शमशान भूमि नहीं जा सकते। नहीं जा सकता आप ऐसे ऐसे मौतें, इवन ऋषि कपूर इस टाइम पे लोगों ने, हमने ऑनलाइन देखा पूरा उनका, जो कुछ 4-5 लोग गए वहाँ पर करके गए। तो कोरोना ने तो कमाल कर दिया। मतलब ये लोगों की जो डेथ अचानक लोगों को मालूम पड़ा लगा कि अच्छा अल्लाह उसकी वो करे, RIP। ये अब कॉमन हो गया, लोगों को मालूम पड़ा कि आत्मा के बारे में मालूम पड़ने लगा। तो ये मालिक आपकी बीवी को ना शांति प्रदान करे। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो हुआ बहुत गलत। मतलब ये जो, और कौन चला गया कौन पता नहीं चला। मेरे को कुछ हैरानी हो गई थी कि कोरोना ने ऊपर वाला क्या हिसाब किताब कर रहा था। चलिए, ये सबके साथ हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा कि कोई आदमी इसमें अभी वो नहीं कुछ कह सकता। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा लाइट करने जाऊंगा आपसे। हम बात करते हैं लालू जी की। देखिए आपके चेहरे पर हंसी आ गई। मैंने आपको कई बार लालू जी का जिक्र करते सुना है, आपके साथ फोटो भी देखे हैं उनके। आप करीब कैसे आए, पहले सबसे पहले वो बताइए। लालू जी, मुकेश जी, ऐसा हुआ कि लालू जी चूँकि हमारे बिहार से, मैं बिहार से हूँ, बिहार के वहाँ के CM थे वो। और जब मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई थी खुदा गवाह 92 में, ओके, तो उससे काफ़ी प्रोपगंडा हुआ, पहचान बनी। फिर मुझे भी लगा कि हमारे स्टेट के CM हैं, उनसे मिलना चाहिए। मैं मिला। उस ज़माने में 92 में हमारे गांव में 150 बीघा ज़मीन थी। आप तो ज़मींदार थे? ज़मींदार थे। तो नक्सलवादियों ने उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया था, मकान को डैमेज कर दिया था। वो डायनामाइट लगा के सारे मकान को उड़ा दिया था। मदर वगैरह नहीं रहे थे? हाँ, तो नहीं, मदर फादर थे, दूसरे मकान, दूसरे गांव में थे। हाँ, अच्छा, वो तो इधर कोई नहीं था? इधर कोई नहीं था। वो सब उड़ा दिया। तो फिर ये हुआ कि लालू जी से मदद लिया। फिर ये हुआ कि हमारा जो, जहाँ हम सेटल हुए थे, जो सेकंड मेरा गांव कहिए, तो उस गांव में हम लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे बात की लालू जी से। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा यहाँ पे एक 40-45 मिलिट्री की एक छौनी जो है, एक पुलिस स्टेशन टाइप का बनवा दिया जाए, चूँकि गांव के लोग सिक्योर हो जाए, बहुत इंटीरियर है। तो वो उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद फिर मैं उनके पीछे लगा रहा, कुछ रोड के बारे में, कुछ बिजली के बारे में, कि गांव में बिजली आनी चाहिए। पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने? नहीं, पार्टी उस टाइम नहीं ज्वाइन किया था। उस टाइम रिश्ते आपके एक रिश्ते बनते गए। फिर जब वो बम्बई आए तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे घर का खाना खाएं। अच्छा। उनको अच्छा लगता था। वो ओबराय में, ताज में रुकते थे, तो है अली
खाना भेजो। तो कमाल के व्यक्तित्व है, कमाल। अरे क्या बात है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो मैंने कहा कि लालू जी बहुत मुश्किल से एक छोटा सा मकान लिया हूँ, अगर कलाकार कोटे में कुछ हो जाए। तो फिर मुझे उन्होंने अभी ये शिवसेना की सरकार थी, जो मनोज जोशी जी सीएम थे। मनोज जोशी जी। हाँ, तो उन्होंने जोशी साहब को फ़ोन किया पटना से, है जोशी जी अली को एक घर दीजिए। तो फिर मुझे कलाकार कोटे में मिला एक मकान मिला। वही जो फकीरे के पास रह रहे थे? नहीं, वही? वो अलग था। उसके बाद मिला? वो हमने ख़रीदा था जो हमने बताया था आपको कि वहाँ ईस्ट अफ्रीका, सोमालिया, ये वो सब। अच्छा, सोमालिया के। हाँ, तो वो सब फिर उसके बाद में हमने वो मिल गया मुझे वन बेडरूम हॉल। हाँ, ये पठानवाड़ी मलाड ईस्ट में। हाँ, मलाड में। फिर मैंने वो फिर मकान लिया ओशीवारा में 2 बेडरूम हॉल का। ओके ओके। उसके बाद फिर ये जो हम लोखंडवाला में न्यू माड़ा में, ये मुझे लॉटरी में मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो इसमें 10,06,400 लोगों ने फॉर्म भरा था। 10,06,400 और फ्लैट थे 800। तो मेरा 7वां नंबर था। 7वां नंबर। तो मैं ये इस मकान को इसलिए और यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ रहता हूँ, कि लोगों ने 10,06,400 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें तुम्हारा 7वां और नंबर। मेरा 7वां नंबर है। तो कितना लकी हूँ मैं। क्यों, कैसे छोड़ो, क्यों छोड़ो? इसको कैसे छोड़ो? और 14 माले पर टॉप फ्लोर पे। 14 वाले हैं इसमें? अच्छा। टॉप फ्लोर पे। तो ये बड़ी खुली हवा। और मेरे पड़ोसी हैं अभी वहीं रहते हो? धर्मेश व्यास जी मेरे पड़ोसी हैं, जो धर्मेश व्यास जी। बहुत अच्छे एक्टर हैं, गुजराती हिंदी सब में। या। तो हम दोनों चूंकि इतने घुल मिल के रहते हैं कि एहसास नहीं होता। अभी भी वहीं? अभी वहीं। क्या बात। तो अब ये है कि तो मैं अपने आप को, चूँकि मैं हमेशा लोगों के लिए मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। बस अफसोस इस बात का मुकेश जी कि मुझे लगता है कि मुंबई नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी की मौत, सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहा, लेकिन मैं अपनी वाइफ को न कांधा दे सका। ये न बहुत लास्ट जर्नी में मैं कोरोना में आपको साथ नहीं मिला? अच्छा, आपको पता भी नहीं मिला? पता भी नहीं, 15 दिन के बाद आपके पता। बीच में चली तो भी इसका मुझे जो रहेगा, गम तो रहेगा। जो मुझे दर्द और कसक होती है, हाथ में नहीं अपने, वही बोलता हूँ किसी तो को। लालू जी से ये संबंध रहा कि फिर मैं उनकी पार्टी में भी शामिल हुआ। वहाँ पे उन्होंने शामिल किया, और फिर एक हुआ कि एक रिश्ता अच्छा बना उनके बच्चों से भी। लालू जी के बारे में कुछ बताइए। लालू जी देखिए कमाल के इंसान है, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बड़ा कमाल का है ना? तगड़ा है एकदम। अगर आपसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितने सालों से आपको वो जानते हैं या आप उनको जानते हैं, ऐसी फीलिंग, ऐसा वातावरण पैदा करते हो बातचीत से। और कभी भी उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव या किसी भी पॉलिटिशियन के साथ ऐसा कुछ नहीं रखा उन्होंने। एक अलग मामला है, पार्टी चलाना है तो हर आदमी को अपने हिसाब से। मतलब इंसान कमाल के थे। इंसान कमाल के। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनके पास जाइए कि लालू ये मसला है, तो पोजीशन अपोजिशन सबसे वो बात करेंगे आपके लिए। आपके हक में जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। और कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं। जब मुंबई में वो एशियन हार्ट में जब उनका बाईपास हुआ था, तो संजय खान साहब को भी मैं लेके गया था, मिले, बड़े खुश हुए। रजा भाई थे, जॉनी लीवर साहब, वो लोगों को लगता था यार ये नहीं, व्यक्तित्व तो कमाल का उनका, वो सब सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, बोलने का तरीका कमाल का है। हर मिमिक्री आर्टिस्ट को उनको करने का दिल होता है, बोलने के। जब राजू श्रीवास्तव जी, राजू श्रीवास्तव तो मेरे हमारे यहाँ कर गए उनके बारे में, मतलब मेरे को बोलते हंसते थे, मेरे को देख के करके हंसते थे। जॉनी लीवर जी बड़ी अच्छी, जॉनी लीवर करके उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जॉनी लीवर ने भी कर। बट मुझे याद आ रहा है कि मैं कहीं पर एक जगह पे ये पटना एयरपोर्ट में था हमेशा, वो कैंपेनिंग के दौरान पे, और कैमरा मेरे सामने, जैसे मैं बाहर निकला लॉन्च में आया तो कैमरा मैंने पहुंच गया। सर 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 सर, मैंने कहा बोलिए 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 बोलिए। सर सर सर, लालू जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा मैं तो दृष्ट हूँ, पता नहीं क्या बोल जाऊँ। 1 सेकंड का पॉज लिया। बहुत अच्छे एक्टर है, कलाकार है, मेरे मुझसे बहुत अच्छे कलाकार है। अब बोला आपसे भी अच्छे हैं? मैंने कहा हाँ, मुझसे भी अच्छे हैं। अब देखिए ना, 14 साल से जनता को संभाल के बैठे हैं, तो होंगे ना अच्छे एक्टर तो होंगे। ये बोल के मैं निकल गया। अभी कैसी हालत है उनकी? अभी सब किडनी वगैरह चेंज हो गई उनकी। लड़की ने डोनेट किया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मालिक ऐसी बच्ची सबको। हाँ, बड़ी बात है। कोई बोलना आसान नहीं, दे देना इतना आसान नहीं है। तो अब वो लड़की ने बोला मैंने कौन सा बड़ा काम किया, मैंने उसका स्टेटमेंट पढ़ा। मेरे पिता हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी मतलब बाहर आ गए हैं जेल से या आने वाले हैं? नहीं, वो तो जेल से बाहर आ गए, और अभी तेजस्वी मिले? तुम रिसेंटली मिले कभी? मैं नहीं, चूँकि अभी बीच में ज़्यादातर वो दिल्ली थे,
और उसके बाद फिर उसके किडनी के लिए चले गए। अब मैं जाने वाला हूँ। पर उनका लड़का तो अभी हाँ, तेजस्वी पार्टी में- यादव, तेजस्वी अभी है ऑन द पावर। यस, ही इज डिप्टी मतलब सीएम। लालू की ही मतलब पार्टी चला रही है, पार्टी वही चला रही है, आरजेडी। नीतीश कुमार जी और ये मिल के सरकार चला रहे हैं। दोनों मिलके करा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम वो अब है। तुम्हारी कोई बताइए, तुम्हारी तो तुम अभी लालू से भी जानते हो, तुम लोगों को भी जानते हो, सोशल मीडिया भी करते हो, जैसे सोनू सूद का भी मैंने देखा बहुत कुछ लोगों को सोशल काम करता है। तुम्हारी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी हुई है कि तुम भी कभी खड़े हो जाओ, कहीं पर जीत जाओ, ऐसा कुछ हुआ कभी? देखिए, एक दफ़े बात आई थी मेरे होम टाउन जहाँ से मैं हूँ, गया के आगे शेर घाटी। तो लालू जी ने मुझसे खुद कहा था कि तुम आओ और आ करके वहाँ पे तैयारी करो। तो मैं गया भी था, 5-6 महीना वहाँ रुका भी, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ फाइनल हो गई थी। लेकिन अब होता वही है मुकेश जी के, चूँकि हम लोग एक कलाकार हैं और हम लोग राजनीति के बहुत से दांव पेच को नहीं जानते हैं। नहीं जानते, अमिताभ बच्चन जैसे आदमी भी तो वही मुझे लगा बाहर निकल आया बाद कि में। हम लोग तो कमिटेड लोग हैं ना, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। कल जब आपके यहाँ से कॉल आया तो मैं एक्साइटेड हो गया कि मैंने इंटरव्यू तो बहुत सारे लोगों को दिया, लेकिन मैं विश्व पितामह जिनको दुनिया जो है उनका आदर सम्मान करती है, उनके सामने 1-to-1 मैं बात करूँगा। तो आप यकीन कीजिए, मुझे रात को नींद नहीं आई। मुझे इतना अच्छा लगा, अपनापन लगा। और आपके यहाँ से फ़ोन आया, मैंने तुरंत कहा कि हाँ मैं कल आ रहा हूँ। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ मैं कि 3 बजे कल दफ्तर मुकेश जी के पहुंच जाऊंगा, और एग्जैक्ट आई केम बाय 3 o'clock। एग्जैक्टली मैं Sharp। बोला आ गया वो। हाँ, मैंने कहा कि वो लोगों ने कहा कि भाई उनका वो चल रहा है, कोई 12 से 3 होता है, बाहर 3 से से आए 6। हैं। मैंने कहा कि मैं 3 घंटे नहीं 6 घंटे बैठूंगा। वेरी नाइस ऑफ हिम। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, ये भी इनका भी यहाँ पर आना भी एक तरह का एक डेस्टिनी था, मेरी लिस्ट में नहीं थे ये। जी। तो अचानक मुझे मेरे डायरेक्टर का फ़ोन आया, मैं उस वक्त दोपहर को सो रहा था, सोता हूँ दोपहर को आजकल, अली खान को बुलाएंगे। अब मैं नींद में था थोड़ा दोपहर में, मैंने कहा कौन अली खान? तो दिमाग में तो आया, मैं नाम को मैंने कहा कौन अली खान? बोला अली खान। मैंने कहा फ़ोटो भेज उसने फटाफट मेरे को फ़ोटो भेजी, और नींद में मैंने कहा यार ये तो मेरे यार, ये तो हम जानी हैं, दोस्त बहुत सालों से जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बुलाओ वो आएंगे। मैंने भी अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा बुलाएंगे वो आएंगे, और मालूम पड़ा अपनी एक कॉल में आपने हाँ कह दी। आई वॉज वेरी हैप्पी। मुकेश जी, ऐसा है कि देखिए, ये सब डेस्टिनी है। जितने माशाल्लाह आप अच्छे हैं, जितने लोगों के लिए अच्छी सोचते हैं, आपके बारे में कभी भी मैंने निगेटिव बात नहीं सुनी। आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। बच्चों में दीवानगी, विश्व पितामह के बाद कोई रोल ही नहीं ऐसा है जो उसके बाद कुछ किया जा सके, जो आपने करके एक साबित कर दिया। नहीं, एक रोल होता है, एक रोल को करना होता है, तो वो आपने करके साबित कर दिया। तो मुझे कसक थी कहीं ना कहीं कि मैं शक्तिमान में नहीं काम किया, आप नहीं कर पाए। मुझे मैं और किसी में नहीं किया। तो ये कैसे नहीं फिट होता? मैं इस इंटरव्यू को किसी भी कीमत में मिस नहीं करूँगा। नाइस ऑफ यू। और मैं बिल्कुल आया, और ये दफ्तर तो मेरे लिए अपना था, चूंकि फ़कीरा आपको पहले फ़कीरा लेके इनको आता था उस ज़माने में। तो अच्छा, मतलब मैं ये कहूँगा कि आप एक कुछ ऐसा एपिसोड बनाइए, बच्चों पे तो आपने बनाया, बच्चों में दीवानगी है, कुछ ऐसा भी कीजिए कि जैसे बहुत सारे कलाकार जो आज घर में बैठे हुए हैं, जिनकी बातें बाहर नहीं आ रही है, कितनी तकलीफ़ में है वो, और चाहते हैं कि वो कोई अपना आए और उनसे बातें करे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने जो कुछ किया है। बड़े बड़े स्टार्स आज हैं, मैं नाम बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। बहुत अल्लाह ने दिया, नवाजा मालिक ने, लेकिन जो घर में बैठने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद जब लोग घर में बैठते हैं तो घर जो है काटता है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि ऐसे लोगों के लिए भी कभी वक्त निकालिए, बेशक वो महीने में एक ही शो आए। सर वो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। मैं आपको बता दूं, मेरे इरादे इस बात की तुम्हारे मैंने ऑलरेडी चल चुका हूँ। मेरा ये शो जो है, जिसका नाम दी मुकेश खन्ना शो, अगर आप इसमें गिनती करोगे, इसमें ऐसे आर्टिस्ट आए हैं, और मेरे को हर कमेंट में आप ऐसे लोगों को बुलाते हो, 90s के एक्टर्स, उसके एक्टर्स जो इतने अच्छे कलाकार थे, जिनको आप बुलाते हो, आपका शो बहुत अच्छा। तो मैं बुलाता हूँ। मैंने पिछले बार मैंने 4 डुप्लीकेट्स को बुलाया। क्या बात है। गोविंदा का डुप्लीकेट, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट, अपना ये नाना पाटेकर का डुप्लीकेट, और अपना अनिल कपूर का डुप्लीकेट, जो हमारे वो मनमोहन देसाई के वहाँ पर वो करते टॉर्च लेके। मैंने कहा बुलाओ उनको, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते, एंड दे वर सो हैप्पी।
मैंने कहा तो सब तैयार हो गए, मैंने कहा सबको यहाँ पर चार चार कुर्सी में बिठाया है, यहाँ पर मैंने यहीं पर शूट किया है, और मैंने कहा बताओ तुम्हारी कैसी ज़िंदगी। मैं तो चाहता हूँ कि लोग जानें, और ये ज़्यादा टैलेंटेड है आज के स्टारों से। यस, आप जैसे लोग, ये जितने एक्टर जो आज गुमनामी में हैं, इनको मैंने बुलाता हूँ, ये लोग कितना खुश होते हैं और बोलते हैं सर आप कमाल के लोगों को बुला लेते हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं। मैंने कहा यही होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब प्रमोशन करते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार जाके, जो बिल्कुल, शो में जाते हैं। मेरा ये शो है, आइए मैं आपकी ज़िंदगी जानूंगा, लोग आपको पहचानेंगे। और टचवुड आज सेकंड सीज़न में हमारा ये शो बहुत उठ गया है, और धीरे धीरे लोग कहते सर टीवी पे आइए ना सर, क्यों आप इधर शूट करते। मैंने कहा मैं आऊँगा, मैं मांगता नहीं किसी। सो वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ अली लेट अस कम टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू। नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छी बातें की आपने, अफ़गानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान से लेकर आपने गया की बातें की। सबसे बड़ी बात तो कि आलू में घोटाला, लालू जी की बात की आपने, अच्छा लगा। पर एक थोड़ी ट्रेजिक बात मैंने भी सुनी अभी इनके मुंह से कि इनकी पत्नी का इंतकाल हुआ, पर कोरोना से बच गई है। और मैं चाहता हूं कि आपके इतने अनुभव के बीच में आप कुछ पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, स्ट्रगल या आपकी क्या आना चाहिए, नए आते क्या कर आपको कुछ मैसेज देंगे इनको आप? बस ये कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। हम सब लोग अपने अपने हिसाब से, जैसे कुछ ऐसे हादसे मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है कि फलाने ने सुसाइड कर लिया। हाँ, सुसाइड पर बड़ी बात होगी। तो ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि माँ बाप बड़ी मुश्किल से, माँ जो है 9 महीने आपको पेट में रखती है, बाप जो है बड़ी मुश्किल से आपकी परवरिश करता है, और आप इमीडिएट 20 साल 22 साल की एज में ये फ़ैसला ले लेती हो, ये ले लेते हो कि मैं गोइंग, मैं जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ। एक सेकंड की बात। ये नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी बैड, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसके ख़िलाफ़ हूँ। आज अगर ऐसे माहौल में हम अपने आप को न समझें तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं। आप इस बात पे मेरी बात से सहमत हो गए कि मैं भी इनको सलाह दे चुका हूँ अपने वीडियो में कि ये जो 1 सेकंड का उन्माद होता है कि इसने मुझे धोखा दिया, ये किया, अभी जाती हूँ मेकअप रूम में जाके पंखे में लटक गई। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, मैं कई बार कहता हूँ कि जो चीज़ हमारे यहाँ पर गड़बड़ हो रही है आज हमारी इंडस्ट्री में, कि माता पिता से टच छूट जाता है। यस, एग्जैक्टली। आप उस वक्त अगर फ़ोन कर लेते रहे, मम्मी मेरा वो, अरे बेटी नहीं करने का, यस, और वो नहीं करते वो लोग, नहीं करते। लेकिन अकेले। तो मैं हमेशा इनको बोलता हूँ स्ट्रगलरों को एक ऐसा कॉन्फिडेंट बना के रखो, जो माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, जिसको आप अपना दुख दर्द बांटे। ये भाग के आते हैं यहाँ पर, माँ बाप को बोलते हैं मैं बड़ी बन जाऊंगी, बनते नहीं है, EMI का पैसा नहीं है। अरे बाबा बात करो ना, गो बैक टू योर फैमिली। क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, क्या आपकी बेइज्जती की, घर में जाओ, मम्मी आई एम सॉरी, मैं ट्राई किया पर मैं अभी 6 महीने रहो घर में, वापस आओ। लगता है आपको करना चाहिए सब, एकदम करना चाहिए। अरे देखिए, जब मैं बिहार लौट रहा था, देखा कि अब कुछ बात बन नहीं रही है कालका के बाद। वो 2 फिल्में और कर ली थी, अल्लाह रखा, तूफ़ान, ये वो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने, हमारे एक दोस्त थे, शायर थे बिहार से ही, तो मैंने कहा भैया ना अब हम लौट रहे हैं, नहीं आएंगे, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा काम। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी शेर है आपके लिए, अगर ये समझ में आए तो रुक जाना, नहीं तो चले जाना, कि अली खान उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, क्या बात, कि तमाम परेशानियां खुद परेशान हो जाए। तुमसे परेशान क्या बात है, परेशानियां तुमसे खुद उलझकर परेशान होकर चली जाए। आप इतने उलझे रहो उस परेशानी में, इसका मतलब है यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द वर्क। यस, कर्म करो, काम करो। नहीं मिला कोई बात नहीं। Yes, आप अपनी होप्स मत छोड़ो, आप अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ। तो आप रुक गए और रुकते ही फिर अफगानिस्तान, ये सोमालिया मिल गया। या एक्चुअली थोड़ा पेशेंस चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। मैं हम लोग क्या है, हम लोग तालाब के किनारे बैठ के बातें करते हैं। बेचारा तालाब में जब घुस गया दलदल में, उसके बारे में उसकी भी मानसिकता सोचो मैं है। पर भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, आप उसको अपने आप को कायरता मैं बोलूँगा, पर मुझे हक नहीं बोलने का, क्योंकि उस वक्त की उसकी एक मानसिक स्थिति होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे टाइम पे, इसीलिए तो काउंसलर बने हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि बातें करते हैं, बात करो, क्योंकि आप जा रहे हो, आपके माता पिता का क्या हाल होगा, आपके भाई बहनों का क्या हाल होगा, बताइए। एक इंडस्ट्री में कितना अच्छा एक्टर निकल जाता है। लेकिन इसीलिए मैं कभी कभी सैटेलाइट ज़िंदगी के खिलाफ बोल चुका हूँ कि काम करने का तरीका ठीक नहीं है। 30 दिन में 35 दिन का काम करते हो आप,
आप फिनाइट बनाइए 25 एपिसोड 100 एपिसोड छोड़ दीजिए उनको। ये बेचारे आते हैं सुबह रात को रहते हैं साथ में रहते हैं, इश्क हो जाता है फिर टूट जाता है, धोखे होते हैं। Yes. और ये सारे बेचारे बच्चे और लड़कियां तो बेचारी थोड़ी सी संवेदनशील होती है। मैं बोल चुका हूँ कि मैंने कहा लड़का शायद भी 4 अफेयर करेगा, लड़की बोलेगी अरे मेरे को धोखा दिया है इसने। वो बेचारे कस्बे से आए हुए गाँव से, उसको पता नहीं कि यहाँ पर सब चलता है। टेलीविज़न पे हम लोग ने, आपने तो खैर बहुत बड़े बड़े सीरियल्स वगैरह में किया, एक टाइमिंग होती थी। टाइमिंग होती थी हमारे सुबह- दूरदर्शन अच्छा था। एक टाइमिंग होता, दो ना उसे हफ्ता में एक हाँ। ये अभी बालाजी ये बोलो कि- किसने बोलो, पहले मंडे टू फ्राइडे आता था, माफ करना बीच में संडे नहीं मिला, मंडे टू मंडे करेंगे हम लोग। मैंने कहा ये क्या होता है, आदमी आराम कब करेगा। अब पता लगा 7 दिन टेलीविजन पे वो एपिसोड चलता है, 6 साल तक चलता है। अरे वो एक्टर लोग पागल हो जाएंगे, वही डांस करते हैं, वही बैठ के करवा चौथ करते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं करते। बिल्कुल। आप ऐसी बनाइए, महाभारत बनाइए, चंद्रकांता बनाइए, आप मार्शल बनाइए, शक्तिमान बनाइए, जिसमें काम करके हफ्ते में एक सीरियल, एक ये डेली सोप का मैं रोक नहीं सकता क्योंकि वर्ल्ड फिनोमिना है। चलिए अली साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, लेट अस कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। वेरी नाइस ऑफ हिम टू कम जस्ट बाय वन कॉल। और वो भी मैं कह दूं, ओपनली कह दूं कि मैंने नहीं किया, मेरे ऑफिस में से किसी ने किया। इन्होंने कदर की उसकी और उसने कहा हाँ मुकेश के लिए मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अच्छा लगा मुझे और मैंने खुद कह दिया, मैंने कहा वो आएगा आएगा, क्योंकि हम लोग टकराते थे एक स्कूल के फंक्शन में लाइन में खड़े होते थे, इनमें ये भी होते थे। एक हमारी परंपरा नई शुरू हुई है जी। कि हमने एक नया सेक्शन डाला है इसमें, जिसमें कहते हैं कि आप तो बहुत सवाल पूछते हो जी हाँ। और आप इंटरप्ट भी बहुत करते हो। मेरे को कमेंट है, सर आप गेस्ट को बोलने दिया कि जी ना सर, आप बीच में बोलते हैं। मैंने कहा मैं बोलूँगा, हमारी कन्वर्सेशन होती है, कोई इंटरव्यू नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ नीतीश भारद्वाज के सामने प्रवचन। पर हमने हमारे डायरेक्टर और सब लोग ने मिलकर एक नई बात बनाई कि अगर वो आपसे सवाल पूछे एक, तो मैंने कहा करिए। तो मैं आपको ये नया सेक्शन में कहता हूँ कि अगर मुकेश खन्ना को आपको एक सवाल पूछना हो, क्या पूछेंगे आप? चलिए मैं आपको मुकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वर्षों से मैं आपको जो देख रहा हूँ, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बाल, आपकी खूबसूरती, इसको मेंटेन करना, मेरे ख्याल से मैं आपको तकरीबन 30-35 साल से 30-35 साल जानते हैं आप। तो तब से आज तक ये मेंटेन करने का राज क्या? सर मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, बट मैं मीन करता हूँ। जी। मैंने कहा, मैं सबको बोलता हूँ सर उम्र कुछ नहीं होती है, उम्र वो होती है जो दिखती है। और मैंने कहा आप लोग सब लोग बड़ों के साथ बड़े होते चले जा रहे हो, मैं बच्चों के साथ बच्चा होते चला जा रहा हूँ। मेरी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। मैंने कहा मेरी उम्र अगर हम किसी को, मैंने आज तक अपनी उम्र नहीं गिनी, मैं बता दूं अली भाई, कभी नहीं, मुझे नहीं मालूम कब मेरा, मैंने केक काटना मना कर दिया। मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं 160 साल का उम्र का हूँ, क्योंकि हमारी उम्र वो थी जो हम करते हैं रोल। तो शायद उसने हेल्प किया। फिर मैं अगर रियलिटी की बात करूँ तो मेरी जो हम कहते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक में फ़र्क ये है कि आयुर्वेद कहता है कि जीने का तरीका सुधारो, दवाइयाँ, टैबलेट्स। मैंने ज़िंदगी में आज तक शैम्पू नहीं लगाया। क्या बात है। मैंने एक साबुन यूज़ किया, जो मैं बोलता हूँ कभी कभी उस कंपनी को भी बोलता हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, कभी कोई कॉम्प्लीमेंट आया है, मैं चंद्रिका साबुन यूज़ करता हूँ पिछले 30-20 सालों से, कभी चेंज नहीं किया। लोग लक्स, कभी होटल में जाएंगे तो रेवना, और वो मत करो, एक साबुन रखो, तेल लगाओ बाल में, हर संडे को ऐसे। मैं वो सब करता हूँ। सिगरेट नहीं पीनी ज़िंदगी में मैंने, शराब छोड़िए, बियर तक नहीं पिया है। क्या बात। शायद मेरे दिमाग में कभी न जुआ कभी खेला है मैंने। एक्सरसाइज करता हूँ, जिम भी किया है और योगा भी किया है। योगा ज़्यादा मैं योगा पे हूँ आजकल, और योगा मैं सबको कहना चाहता हूँ, योगा पकड़िए, आप अपनी उम्र को रोक सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। क्योंकि योगा आपके शरीर और आपकी बॉडी और आपकी हवा को तालमेल करती है, आत्मा को तालमेल करती है। जो मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, आप कुछ मत करिए, 40 मिनट का आप डेली सेशन कीजिए, देखिए आप दुआएं देंगे। तो कोई करता नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा कि उनके बाल साथ छोड़ देते हैं, लेकिन माशाल्लाह आज भी आपके मैं कहता हूँ ये तो मालिक की दया भी है, जीन्स भी होंगे, पर कहीं ना कहीं मैंने बालों की देखभाल की है। मैं नहाने के बाद में मैं 2 मिनट तक मैं अपने बालों को सुखाता हूँ। लोग नहीं करते, नहा के गीले बालों में चलो मम्मी जाना है, फट के बाहर निकल। मैं गिनता हूँ, नहाने के टाइम 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बैठकर मैं टावल से जब साफ करता हूँ 1 और हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, वो भी एक साथ में। और मेरे बाल सूखते हैं तब छोड़ता हूँ। शायद उसने हेल्प किया होगा, मैंने तेल लगाया उसने मेरे को हेल्प किया होगा, शायद मैंने केयर किए तो बाल मुझे
केयर कर रहे हैं, बस और कुछ बड़ी बात नहीं। वेरी नाइस, बहुत खूब। मैं हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि हम अतिथियों को खाली हाथ नहीं जाने जाते, क्या बात है, देते जाने, इसलिए ये हमारी घड़ी है हमारे शो की, आपको याद दिलाएगी। थैंक यू सो और ये मग है जिसमें आप जो चाहो पियो। मेरी तरफ से पूछो तो चाय कॉफी पियो। चाय पियूंगा। चाय पियो। Thank you थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे आज के मेहमान अली खान। कहने को तो अली खान है, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री है, जो हर खान को होना चाहिए, जो हर शास्त्री को होना चाहिए, जो हर पंडित को होना चाहिए, जो हर शर्मा को होना चाहिए, जो हर जितने भी हमारे हिंदुस्तान में हमारी फिल्मों में काम करते हैं, मजहब नहीं होता उनके बीच में, एक शख्सियत होती है, एक कैरेक्टर होता है, ये उनको रिप्रेजेंट किया। आपने सुना इनके मुंह से काफ़ी अच्छी बातें बताई गई कि हम कभी भी जब काम करते थे तो कभी भी हम ये नहीं बोलते थे कि भाई मैं हिंदू हूँ वो या मुस्लिम है, हमें पता भी नहीं होता। जैसे इन्होंने एक बार बीच में कहा कि मेरे को उठा के पानी में डाल देते थे आर के स्टूडियो में, वो ये सोचते नहीं थे कि अली खान है कि कौन। माफ़ करना, आज हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी सी एक खान वर्ड के ऊपर एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आ गया। खान है तो लव जिहाद होगा। मैंने बीच में कहा था कि जस्ट बिकॉज इज शिराज खान, शायद जिसका नाम था, मत सोचिए कि ये बिकॉज ऑफ लव जिहाद है। इट इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडस्ट्री, जहाँ प्यार में पड़ जाते हैं, धोखे दे देते हैं। मैं इसको ऐसा गिनता हूँ। ही हैज़ नाउ, आपको बात की, आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं इनसे मिला हूँ, तो काफ़ी बातें हुई इंडस्ट्री के। अपने इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं, इस प्रॉमिस से कि अगली बार मैं एक और शख्सियत को लेकर आऊँगा, एक और शख्स को लेकर आऊँगा। वो कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, वेट कीजिए।